हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग है। सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने अपनी डूबती नैया पार लगाने के लिए हरियाणा के रण में अपने स्टार प्रचारक उतारे, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के अलग अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। इनका एजेंडा बांटने वाला है। याद करिए, ये वही कांग्रेस है जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाई थी। साथ ही उन्होंने विरोधियों पर परिवारवाद का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस और INLD ने देश के महापुरुषों का अपमान किया। जितने भी दल हैं ये अपने परिवारवाद में इतने मस्त हैं, ये कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, कभी प्रभु राम का अपमान करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण का अपमान करते हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करते हैं। दरअसल चुनाव की घोषणा से कुछ महीने पहले बीजेपी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री बदला और मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी को CM बनाया था और दुष्यंत चौटाला ने NDA से नाता तोड़ा था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का पहला चरण हो चुका है। दूसरे चरण के लिए सभी सियासी दल जोर लगा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम है अनुच्छेद 370, जिसे बीजेपी और विरोधी पार्टियों ने मुद्दा बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 वापस लाने को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है और इसी मुद्दे पर जम्मू कश्मीर की जनता से वोट मांग रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को दोबारा चुनौती देंगे। जिससे 370 को निकाला है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दी हैं जो कहा ये परमानेंट है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानूनन इसको वापस लाएंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर के नौशेरा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया और कहा कि किसी भी कीमत पर 370 को वापस लाने नहीं दिया जाएगा। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत का मुद्दा भी उठाया, जिस पर अमित शाह ने कड़ा जवाब दिया। चीन से बात कर सकते हैं जो हमारे 2000 किलोमीटर जमीन पे काबिज है और आगे चल रहा है। उनसे बात कर सकते हैं 20 दफा। यहाँ क्यों नहीं बात कर सकते? जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है, पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण में प्रदेश की 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर को मतदान होना है, जिसे लेकर हर सियासी दल ने कैंपेन में पूरी ताकत झोंक रखी है। कई रैलियां हो रही हैं, तो कोई शिकारा पर सवार होकर सियासी माहौल भांप रहा है। प्रचार सिर्फ ग्राउंड पर नहीं हो रहा, बल्कि वर्ल्ड फेमस डल झील में भी चुनावी नाव तैर रही है। इस कड़ी में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने प्रचार किया और कम वोटिंग को लेकर सरकार पर सवाल दागा। इतना हैवी नहीं था जितना हम उम्मीद कर रहे थे। अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां 2014 के मुकाबले इस बार कम वोट पड़े। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट के समर्थन में डल झील में शिकारा रैली का आयोजन किया गया था। इस दौरान उमर अब्दुल्ला सैकड़ों समर्थकों के साथ झील में कैंपेन करते नजर आए। हालांकि बीजेपी भी घाटी में पूरा जोर लगा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान हो रहा है। पहले चरण में 18 सितंबर को 24 सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई, जबकि दूसरे चरण में 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर को और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को सबसे ज्यादा 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और 8 अक्टूबर को तय होगा जम्मू कश्मीर पर कौन शासन करेगा। जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान पाकिस्तान की ओर से तमाम साजिशें रची जा रही हैं, लेकिन मुस्तैद सुरक्षा बल नापाक मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं। ऐसी ही एक और कोशिश को सुरक्षा बल ने नेस्तनाबूद किया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों पर BSF जवानों ने फायरिंग की, जिसके बाद आतंकी उल्टे पांव भाग गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों से भरा बैग बरामद हुआ, जिसमें 2 पिस्तौल, 4 और 9 mm की मैगजीन, AK-47 राइफल बरामद हुई। तो ये बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है, जिसमें एक इन्फिल्ट्रेशन बिड की गई है पाकिस्तान की तरफ से, जिसको कि अलर्ट ट्रुप्स ने मुस्तैदी से उसको नाकामयाब किया। आतंकियों की तलाश में पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और तलाश शुरू की।
पूरे इलाके में लगातार जो सर्च है वो भी किया जा रहा है, ताकि अगर किसी और कोई और सामान यहाँ पर पड़ा हो या फिर अगर किसी और तरह की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर की जाती है तो उसे यहाँ पर विफल किया जा सके। इधर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। ऐसी उम्मीद है कि करीब 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत के नाम से कार्यक्रम को संबोधित किया। उनके इस कार्यक्रम का पूरा फोकस खुद को ईमानदार बताने पर रहा और लगे हाथ केजरीवाल ने पीएम मोदी की उम्र पर सवाल खड़े कर नया बवाल पैदा कर दिया। 4 अप्रैल 2011 को करप्शन के खिलाफ अन्ना आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंदोलन से ईमानदार छवि लेकर निकले केजरीवाल आज 13 साल बाद फिर जनता की अदालत में थे। बस फर्क ये था कि पहले वो दूसरी सरकारों को करप्ट बता रहे थे और आज वो खुद को ईमानदार। 10 साल ईमानदारी से काम किया। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पे चोट करो, इनको बेईमान साबित करो। तो प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा। केजरीवाल का पूरा फोकस खुद को बेदाग बताने और मुख्यमंत्री पद का लालच न होने पर था, लेकिन उनके बयानों में करप्शन के आरोप में जेल भेजे जाने का दर्द भी झलक रहा था। षड्यंत्र रच के इन्होंने हमारे सारे बड़े बड़े नेताओं को एक एक करके जेल में डाल दिया। अब हम जेल से बाहर आ गए और जेल से बाहर आने के बाद मैंने इस्तीफा दे दिया। आपके मन में ये चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। संबोधन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में किए गए अपने सभी बड़े काम गिनवाए। फ्री बिजली, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री की, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक और शानदार स्कूल को केजरीवाल अपने काम में गिनवाते नजर आए। उधर केजरीवाल खुद के ईमानदार होने की दुहाई दे रहे थे, तो इधर बीजेपी करप्शन के आरोपों पर केजरीवाल के खिलाफ उसी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी। तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली के दंगल में लड़ाई ईमानदार वर्सेस बेईमान के मोड़ पर आ चुकी है? यानी दिल्ली की जनता एक ही जगह पर 2 राजनीतिक द्वंद्व देख रही थी। दिल्ली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस में बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल जी की नौटंकी है, हमेशा वो नौटंकी करते रहते हैं। जनता की अदालत उससे बड़ी है अदालत। बीजेपी ने दिल्ली सीएम आवास का एक मॉडल और प्रदर्शनी लगाई है, जिसके जरिए लोगों को सेल्फी विद शीश महल और भ्रष्टाचार का हिसाब देना होगा कैंपेन चल रहा है। एक तरफ पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है। आप अगर देखें तो दिल्ली सीएम का जो आवास है उसका मॉडल भी लगाया गया है और सेल्फी विद शीश महल, ये इस मॉडल को नाम दिया है। बहरहाल दिल्ली में चंद महीनों बाद चुनाव आने वाले हैं और ईमानदार वर्सेस बेईमान की लड़ाई लंबी होती जा रही है। एक मामला अदालत में है तो दूसरा खुद जनता की अदालत में चला गया। महिला सुरक्षा पर घिरी ममता सरकार पर एक और गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप है बाढ़ के बहाने प्याज की कीमतें बढ़ाने का। पुरुलिया से बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने केंद्र को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी के नाम लिखे गए इस पत्र में आरोप लगाया गया है कि बाढ़ के बहाने गलत तरीके से मालवाहक ट्रकों को रोक दिया गया है। बंगाल में बाढ़ के बहाने प्याज की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने डिबूडी चेक पोस्ट से झारखंड के रास्ते बंगाल आने वाले मालवाहक ट्रकों पर रोक लगा दी थी। इस रोक के पीछे बाढ़ का बहाना दिया गया था। अब इसी बाढ़ के बहाने बंगाल में प्याज की कीमतें बढ़ाने का आरोप लगा है। वहीं ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को दोबारा पत्र लिखकर मैन मेड बाढ़ होने का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी सांसद के आरोपों की सच्चाई ग्राउंड पर कितनी सच है, ये भी जान लीजिए। कोलकाता में फुटकर में प्याज की कीमत 60 से 70 रुपए प्रति किलो है, जबकि राजधानी दिल्ली के खुदरा बाजार में भी प्याज की कीमत 60 से 70 रुपए प्रति किलो है। यानी आंकड़ों में तो कोई अंतर नहीं आ रहा है। ऐसे में बंगाल की प्याज पॉलिटिक्स के क्या मायने हैं, ये तो सियासत करने वाले ही बता सकते हैं। इस समय भारतीय रेल निशाने पर है। रेल जिहाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन रेलवे ट्रैक पर साजिश के सबूत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, जब ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई हो। आज कानपुर प्रयागराज रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कानपुर प्रयागराज रूट पर सुबह एक मालगाड़ी के लोको पायलट ने ट्रैक पर छोटा गैस सिलेंडर देखा। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी और अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस और आला अधिकारियों की टीम पहुंची।
रेलवे ट्रैक पर 5 किलो का गैस सिलेंडर रखा गया था और ये मामला प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास का है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। उधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी ट्रेन को डिरेल करने की साजिश का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल रेलवे के सागपाटा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर 10 डेटोनेटर्स लगाए गए थे। जैसे ही ट्रेन डेटोनेटर्स के पास से गुजरी, धमाकों की आवाज ने ट्रेन ड्राइवर को सचेत कर दिया और उसने ट्रेन रोक दी। आनन फानन में घटना की सूचना पुलिस और आला अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद जांच अधिकारी मौके पर पहुंचे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में रेलवे ट्रैक पर एक के बाद एक साजिश गंभीर चिंता का विषय है। तिरुपति बालाजी मंदिर के महाप्रसाद में मिलावट का मामला सामने आने के बाद अब देश के प्रतिष्ठित मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता की जांच शुरू हो गई है। अयोध्या, काशी विश्वनाथ मंदिर और लखनऊ के प्रमुख मंदिरों में प्रसाद की जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं और उनकी शुद्धता और गुणवत्ता की जांच की गई। फूड सिक्योरिटी टीम ने लखनऊ के बड़े मंदिरों में प्रसाद की जांच का अभियान शुरू कर दिया है। लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में FSDA की टीम ने प्रसाद की दुकानों में जाकर चेकिंग की, लड्डू और घी के सैंपल लिए। टीम ने प्रसाद दुकानदारों को स्टैंडर्ड्स का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया। तिरुपति में भले ही शुद्ध घी की सप्लाई दोबारा शुरू हो गई हो, लेकिन प्रसाद को लेकर हिंदुओं में अविश्वास का भाव आ गया है। वाराणसी में भी इसका असर दिखाई दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद को लेकर प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने काशी विश्वनाथ मंदिर में तैयार होने वाली लड्डुओं की गुणवत्ता जांची। SDM ने गुणवत्ता की जांच के लिए उस जगह से सैंपल लिए जहां लड्डू तैयार किए जाते हैं और लड्डुओं का स्वाद भी चखा। राम की नगरी अयोध्या में प्रसाद की गुणवत्ता को लेकर हनुमानगढ़ी अखाड़ा भी सतर्क है। हनुमानगढ़ी के संतों की टोली लड्डुओं का निरीक्षण करने पहुंची और कारीगरों को गुणवत्ता युक्त प्रसाद रखने की हिदायत दी। ये पूरी तरह से हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है, इसीलिए भक्तों के मन में प्रसाद को लेकर कोई संदेह न रहे, इसके लिए प्रसाद की गुणवत्ता जांचना जरूरी है। भगवान तिरुपति बालाजी के महाप्रसाद में मिलावट की खबर सामने आने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व CM जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने नारेबाजी की। तिरुपति में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने श्री वाकुला माता मंदिर के सामने विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने घी वितरकों और पूर्व सरकार पर आपराधिक मामला दर्ज करने की भी मांग की है। इस दौरान मां वाकुला से क्षमा याचना भी की गई। भगवान तिरुपति के महाप्रसाद में मिलावट को लेकर भोपाल में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। लोगों ने जगन मोहन रेड्डी की फोटो पर कालिक पोती, जूते चप्पल बरसाए और गधे पर घुमाया। हिंदू संगठनों ने जगन मोहन रेड्डी पर कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर बयान दिया है। इसमें बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कुंडा से विधायक राजा भैया ने भी एक्स पोस्ट कर इस पर विरोध जताया और इसे जघन्य अपराध बताया है। महाप्रसाद में मिलावट को लेकर देश भर में बवाल मचा है और हर कोई जांच की मांग कर रहा है। इसलिए जांच होनी भी चाहिए और सच सामने आना ही चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। तो आरोप है कि तिरुपति के प्रसाद वाले लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाला घी मिलावटी है, जिसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन और सियासत हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे पहचानें कि आपका घी मिलावटी है या नहीं। अगर घी को हथेली पर रखने के बाद वो ना पिघले, पानी में डालकर भी घी की शुद्धता को जांचा जा सकता है। असली घी पानी में डालने पर नीचे नहीं बैठता। नकली घी की खुशबू हथेली पर रगड़ते ही गायब हो जाती है। गर्म करने के बाद घी का अगर रंग बदल जाए तो समझिए कि इसमें मिलावट है। नकली घी देर से पिघलता है और उसका रंग पीला ही रहता है। आयोडीन जांच से भी पता चलता है कि घी नकली है या असली। अगर आयोडीन मिलाने पर घी का रंग बैंगनी हो जाए तो समझिए कि वो नकली है। अगर घी दानेदार ना हो तब भी वो नकली है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। अजीत प्रसाद पर एक युवक का गाड़ी से अपहरण कर मारपीट करने और धमकाने का आरोप है और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अजीत प्रसाद ने पहले गाड़ी में उसे जबरन बिठाया, फिर मारपीट की गई, इसके बाद जान से मारने की धमकी दी।
पीड़ित रवि तिवारी के मुताबिक उसने एक जमीन के लिए सौदा किया था और 1 लाख रुपए पेशगी भी दी थी, लेकिन बाद में उस जमीन का सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद और लाल बहादुर के नाम बैनामा करवा दिया गया। जब उन्होंने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। हालांकि सांसद अवधेश प्रसाद अपने बेटे पर लगे आरोपों को निराधार बता रहे हैं। हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। पीड़ित ने नगर कोतवाली में मामले की लिखित शिकायत दी है, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। एफआईआर में अजीत प्रसाद के साथ राजू यादव, श्रीकांत राय व 10 से 15 अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है। अब इस मामले पर सियासी पारा भी हाई होने लगा है। बीजेपी नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। बहरहाल ये मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अपनी मां राबड़ी देवी का एक वीडियो तेजस्वी यादव ने शेयर किया है। इस वीडियो में राबड़ी देवी किसी आम गांव की महिला की तरह घर के काम करती हुई दिख रही है। मसूर की दाल को पीस रही ये बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं। घर में बिल्कुल देसी अंदाज में दाल पीसने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर उन्हीं के बेटे तेजस्वी ने शेयर किया। राबड़ी देवी हमेशा अपने देसी अंदाज के लिए ही जानी जाती हैं। इस वीडियो में भी वो किसी आम गांव की महिला की तरह ही घर के काम कर रही हैं। दाल पर काम करने के साथ राबड़ी देवी ने हाथ में चलना भी लिया। इस चलने से वो गेहूं साफ करती दिखी। राबड़ी देवी का ये वीडियो खुद उनके बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए तेजस्वी ने लिखा, जीवन का संबल है माँ, जीवन का आस विश्वास, सार प्यार, प्रतिमान और आशीर्वचन है माँ। जिस परिवार ने बिहार में सालों सत्ता संभाली हो, जिस घर में 2 मुख्यमंत्री, एक डिप्टी सीएम और एक मंत्री रह चुके हों, उस घर की दूसरी मुखिया को इस तरह से काम करता हुआ देखकर काफी लोग तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर राबड़ी देवी का ये वीडियो आज वायरल है। राजस्थान के अजमेर में जमीन के लिए जमकर बवाल हुआ। आरोप है कि यहाँ 2 पक्षों की लड़ाई में भूमाफियाओं ने फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। काली रंग की इस गाड़ी में एक पक्ष के लोग भाग रहे थे तो दूसरा पक्ष उन पर पत्थर फेंक रहा था। एक गाड़ी के निकलने के बाद दूसरी गाड़ी निकली तो उस पर भी पत्थर फेंके गए। ये 2 काली गाड़ियां तो निकल गईं, लेकिन जैसे ही वहां बुलडोजर आया, लोग कंट्रोल से बाहर हो गए। डंडे और पत्थरों से लैस लोगों ने उसे घेर लिया और बुलडोजर में तोड़फोड़ करने लगे। ये सब कुछ हो ही रहा था कि एक सफेद रंग की कार तेजी से आई और कुछ लोगों को कुचलते हुए वहां से चली गई। ये कार वाला किसी तरह बुलडोजर को कवर देने के लिए वहां आया था। उसके तेजी से गुजरने के बाद कहीं जाकर लोग थोड़ा पीछे हटे, वरना बुलडोजर के ड्राइवर को उतारकर उससे मारपीट भी हो सकती थी। इस दूसरे कैमरा एंगल से भी कार वाले की बर्बरता दिखी है। एक पक्ष के लोग जब बुलडोजर पर तोड़फोड़ के लिए आगे बढ़े थे, उसी वक्त उस कार वाले ने पूरी स्पीड के साथ आकर लोगों को कुचला था। बताया जा रहा है कि जिस जमीन के लिए लड़ाई हो रही थी वो अजमेर जिले की बहुत कीमती जमीन है। एक गैंग के भूमाफिया की उस जमीन पर नजर थी, लेकिन उस जमीन को कुछ लोगों ने खरीद लिया था। इसी बात पर भूमाफिया के गुर्गे वहां हंगामा करने पहुंच गए थे। अब लड़ाई के बाद एक पक्ष के 3 बुलडोजर वहां से भागते हुए नजर आए। आगे जाकर आखिरकार कुछ लोगों ने बुलडोजर को रोक ही लिया और उसमें आग लगा दी। अजमेर के रूपनगर में लड़ाई सिर्फ बंदूक और डंडों से नहीं हो रही थी। यहाँ एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को टक्कर भी मार रही थी। सफेद रंग की इस गाड़ी को एक ट्रक ने बैक करते हुए सड़क के नीचे गिरा दिया। इस भयंकर लड़ाई के बाद पुलिस भी एक्टिव हुई और आरोपियों के साथ गाड़ियों पर भी कार्रवाई की। करीब 3-4 वाहन जब्त किए हैं और एक मुलजिम को राउंड अप किया है। अब इसकी घटना की गंभीरता को समझते वहाँ पे सीओ, एडिशनल एसपी और एसपी को मौके पे भेजा गया है। इस खूनी झड़प में कई लोग घायल भी हुए। सड़कों पर खून बहने के बाद जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब आगे का काम अजमेर पुलिस को करना है। देखना होगा इस विध्वंसक लड़ाई में कितने लोगों पर कार्रवाई होती है। कहीं लव जिहाद, कहीं रेल जिहाद, कहीं पैन कार्ड जिहाद, कहीं मूत्र जिहाद तो कहीं थूक जिहाद। देश भर में इन दिनों अलग अलग तरह के जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और इसीलिए आज गाजियाबाद में मूत्र और थूक जिहाद के खिलाफ एक महापंचायत का आयोजन किया गया। गाजियाबाद के लोनी स्थित शिव मंदिर टीला कोठी में आज ही महापंचायत आयोजित की गई। मूत्र और थूक जिहाद पर होने वाली इस महापंचायत में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस महापंचायत में सभी संतों के साथ साथ आम सनातनी हिंदू भी एकजुट हुए। बीती 13 सितंबर को एक मामला सामने आया था जिसमें कि एक व्यक्ति द्वारा जूस में मूत्र मिलाकर लोगों को पिलाया जा रहा था। जब ये घटना आई तो लोग सख्ते में आ गए, लोगों को गुस्सा भी आया और उसके बाद आज ये महापंचायत हो रही है।
मूत्र और थूक जिहाद को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है और इसीलिए ये महापंचायत आयोजित की गई थी, जिसमें कई साधु संत भी शामिल हुए। महापंचायत में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और अपना विरोध जताते हुए एकजुटता का प्रदर्शन भी किया। महापंचायत को देखते हुए पुलिस की भी तैनाती की गई थी। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा अब धर्म परिवर्तन कराने वाली गैंग के निशाने पर है। आरोप है कि एक घर में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। इस आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ धार्मिक साहित्य भी बरामद हुए हैं। आरोप है कि जन्मभूमि से महज 5 किलोमीटर दूर इंद्रपुरी कॉलोनी में धर्मांतरण की बड़ी साजिश रची जा रही थी। इंद्रपुरी कॉलोनी में अमरदेव के मकान में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। जब लोगों को इसकी भनक लगी तो हिंदुवादी संगठनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारकर करीब 50 महिला पुरुषों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार किए आरोपियों के पास से ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें, पोस्टर, बाइबल और पब्लिक एड्रेस सिस्टम मिला है। आरोप है कि ये लोग गुड़गांव, दिल्ली से मथुरा आए थे और लोगों को कई तरह के प्रलोभन देकर और भ्रमित करके ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस वहाँ मौके पर गई थी। पुलिस जो है कुछ लोगों को वहाँ पर ले आई है, उनसे बातचीत की जा रही है। बाकी जो भी बातचीत में कोई बात ऐसा आएगा जो धर्म से परिवर्तन के संबंध में होगा तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के इस मोहल्ले में धर्मांतरण का खेल गुपचुप तरीके से खेला जा रहा था और इलाके के लोगों को पता तक नहीं था कि घर में धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। लेकिन अब भांडा फूट चुका है और पुलिस इंद्रपुरी कॉलोनी के अलावा दूसरे मोहल्लों में भी जांच कर रही है। साथ ही आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है। लॉरेंस गैंग का टेरर बढ़ता जा रहा है। पहले दिल्ली में कारोबारी की हत्या और अब गाजियाबाद के कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है, यानी रंगदारी दो या गोली खाओ। गाजियाबाद के दयानंद पार्क एक्सटेंशन 1 में रहने वाले सुधीर मलिक को व्हाट्सएप पर धमकी भरी कॉल मिली, जिसमें कॉलर ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का सदस्य बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। इनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आता है जिसमें कॉल करने वाले के द्वारा स्वयं को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का बताया जाता है और इनसे 2 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है। 20 सितंबर 2024 को शालीमार गार्डन थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या यूपी में भी लॉरेंस गैंग ने उगाही शुरू कर दी है। तुम्हारे लिए बिश्नोई भाई का एक मैसेज है 2 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए। हाल ही में दिल्ली में नादिर शाह नाम के कारोबारी की हत्या कर दी गई थी। ये मर्डर भी फिरौती के लिए लॉरेंस गैंग ने अंजाम दिया था। दुबई में बैठे कॉल सेंटर माफिया कुणाल छाबड़ा से लॉरेंस ने 10 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। माना ये जा रहा है कि रंगदारी न देने की वजह से कुणाल के करीबी और पार्टनर नादिर शाह की दिल्ली में हत्या की गई, जो सीधा कुणाल छाबड़ा को मैसेज किया गया था। अब इसी तरह गाजियाबाद के कारोबारी को भी लॉरेंस गैंग की धमकी मिली है। क्वाड में शामिल होने के लिए पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कई शानदार तोहफे दिए, जिनमें शामिल था एक एंटीक सिल्वर हैंड एनग्रेव्ड ट्रेन मॉडल। ये अद्वितीय मॉडल महाराष्ट्र के कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें 92.5% सिल्वर का इस्तेमाल हुआ है। इस पर दिल्ली, डेलावेयर और इंडियन रेलवेज अंकित हैं। इस तोहफे के जरिए दोनों देशों के बीच संबंधों की मजबूती को दर्शाया गया है। पीएम मोदी ने बाइडेन को जम्मू कश्मीर की खास पश्मीना शॉल भी भेंट की, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इस दौरे ने भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को और भी प्रगाढ़ कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा न केवल रणनीतिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जो भारत और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक अहम कदम है। रील के लिए अक्सर लोगों को अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते आपने देखा होगा, लेकिन अब जो तस्वीर आप देखेंगे, इन रीलबाजों ने तो दूसरे की जिंदगी से ही खिलवाड़ कर लिया। देखिए इन तस्वीरों को। तस्वीर यूपी के झांसी से है, जिसमें देखा जा सकता है एक बुजुर्ग साइकिल पर जा रहा है, तभी 2 बाइक सवार लड़के आते हैं और बुजुर्ग की आंखों पर स्प्रे मार देते हैं। स्प्रे से निकले फोम से बुजुर्ग की दोनों आंखें ढक गईं। वो तो शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यूपी पुलिस ने एक अपराधी की 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली। संपत्ति जब्त करने के लिए जब पुलिस वाले पहुंचे, तब उनके साथ ढोल वाले भी पहुंचे थे। अपराधी के मोहल्ले में जाकर पुलिस वालों ने ढोल बजवाते हुए कुर्की का ऐलान किया। सुनो 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 2 से 3 बार सुनो सुनो बोलकर आसपास के लोगों को घर से बाहर निकलने पर मजबूर किया गया। फिर पुलिस वालों ने कार्रवाई की डिटेल दी। अली शेर पुत्र मेहराजुद्दीन जो गैंग लीडर है,
उसने अपनी पत्नी के नाम अवैध संपत्ति खरीदी है, जिसकी अनुमानित बाजारू कीमत 1,20,00,000 है। उसको कुर्क किया जाता है। कार्रवाई का ब्यौरा देने के बाद पुलिस वालों ने अपराधी की कुंडली भी लाउडस्पीकर पर बताई। यह अपराधी बहुत ही दुर्दांत किस्म का था। इसके खिलाफ 22 मुकदमे पंजीकृत है। इसने बलवा, लूट और अन्य प्रकार के अपराध किए हैं। गाजे बाजे के साथ पहुंची पुलिस की टीम ने स्पीकर में अनाउंस करने के साथ अपराधी के घर के बाहर नोटिस भी चस्पा किया। इसके साथ पुलिस वाले एक पेंटर लेकर भी गए थे। उसने घर के बाहर लाल रंग से कुर्की का आदेश लिखा। बताया जा रहा है कि जिस अपराधी की अवैध संपत्ति की कुर्की हुई उस पर 2 बार गुंडा और गैंगस्टर एक्ट भी लगा है। राजस्थान के धौलपुर में अवैध बजरी के परिवहन के दौरान एक दर्दनाक घटना हो गई। बजरी से लोड एक ट्रैक्टर ने एक मासूम बच्ची को रौंद दिया, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र की अंबेडकर नगर कॉलोनी में हुई इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के हमले का नया वीडियो सामने आया है। इस बार भेड़ियों ने एक बकरी को निशाना बनाया और उसे बाड़े से खींचकर उठा ले गए। भेड़ियों के हमले का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जो ये बताता है कि बहराइच में भेड़िया अभी जिंदा है। रात के अंधेरे का ये फुटेज बेहद खौफनाक है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 भेड़िया आते हैं और एक बकरी पर हमला कर देते हैं। बकरी को संभलने तक का वक्त नहीं मिल पाता। फिर दोनों भेड़िए बकरी को अपने जबड़े में फंसाकर टांग ले जाते हैं। घटना बहराइच के नानपारा इलाके में एक गांव की है। भेड़ियों के हमले का ये वीडियो सामने आने के बाद लोग दहशत में हैं। डर है कि भेड़िए फिर से इंसानों पर हमला न शुरू कर दे। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में भेड़ियों के अटैक में 8 बच्चों सहित कुल 9 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 45 लोग घायल हैं। प्रशासन ने दावा किया था कि भेड़िए पकड़ लिए गए हैं, लेकिन नए वीडियो ने फिर से दहशत फैला दी है। मुंबई के धारावी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। धारावी में मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की बीएमसी की कार्रवाई के दौरान हंगामा करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को पकड़ा है उनमें मोहम्मद साहिल अंसारी, शकील अहमद खान, मोहम्मद साहिल शाह के नाम सामने आए हैं। मुंबई पुलिस को इन तीनों आरोपियों की 1 दिन की रिमांड भी मिल गई है। अब पुलिस इन आरोपियों से भीड़ एकत्रित करने के मामले में सवाल कर रही है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी बदहाल है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो उसके गांव तक एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। इसीलिए गर्भवती महिला को पहले तो ट्रैक्टर से सड़क तक लाया गया, इसके बाद कहीं जाकर उसे एम्बुलेंस नसीब हुई। बताया गया कि महिला के गांव में पानी भरा था, इसीलिए एम्बुलेंस भी वहां तक नहीं पहुंच पाई। फर्रुखाबाद के अमृतपुर तहसील में बाढ़ से बुरा हाल है। हालात ऐसे हैं कि अगर किसी को गांव से कहीं दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। बैलगाड़ी और साइकिल के सहारे ही लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। पानी में आधे डूबे हुए इन लोगों की जिंदगी बाढ़ ने बेहाल कर दी है। बताया जा रहा है कि गांव में बाढ़ की समस्या तो कुदरती है, लेकिन इससे होने वाली परेशानियों की जड़ सरकारी है। गांव वालों का कहना है कि बाढ़ की वजह से पुलिया डूबी, लेकिन अभी तक गांव के लिए नाम नहीं मिला। गांव के लोगों का आरोप है कि तहसील के कर्मचारी आते हैं और बस बाढ़ की फोटो खींचकर चले जाते हैं। करप्शन के खिलाफ यूपी सरकार और प्रशासन सख्त है, बावजूद इसके रिश्वतखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक मामला यूपी के फिरोजाबाद से सामने आया, जहां एक लेखपाल खुले आसमान के नीचे घूस लेता हुआ नजर आया। इसका वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें आरोपी लेखपाल हाईवे के किनारे खड़ा है। उसके सामने की तरफ एक शख्स खड़ा है और दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद तहसील का बताया जा रहा है, जहां एक युवक मृत आश्रित के तहत जमीन ट्रांसफर करवाने के बदले घूस के लेन देन की बात चल रही है। वो कोई काम नहीं कर रहा, वो काम को कर रहा हूं, मैं करवा लूंगा। जिसके बाद शख्स कुछ रुपए निकालकर लेखपाल को देता है। बताया जा रहा है कि करीब 2000 रुपए में ये पूरी डील फाइनल हुई, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी ने आरोपी लेखपाल को सस्पेंड कर दिया। मुजफ्फरनगर में लोगों की आंखों के सामने उनके मोहल्ले की एक 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग की हालत को देखकर आसपास के लोगों को पहले ही पता चल गया था कि ये गिरने वाली है। और फिर कई घंटों की निगरानी के बाद आखिरकार ये बिल्डिंग गिर ही गई। 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने के बाद तार भी आपस में खिंच गए थे, जिसकी वजह से चिंगारी भी देखी गई।
बताया गया कि आसपास रहने वाले लोगों को पहले ही समझ आ गया था कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है, इसीलिए बिल्डिंग से लगे हुए मकानों को पहले ही खाली करा लिया गया। यही वजह है कि जब बिल्डिंग गिरी तो इलाके में दहशत तो फैली, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस 3 मंजिला बिल्डिंग के गिरने के बाद किसी को भी गंभीर चोट आ सकती थी, इसीलिए मोहल्ले के लोग बिल्डिंग से दूर खड़े होकर उसके गिरने का इंतजार कर रहे थे। बताया गया कि मकान का मालिक पिलर्स के लिए सड़क पर गड्ढा बनवा रहे थे, उनकी मनमानी की वजह से ही ये बिल्डिंग गिरी है। हालांकि आसपास के लोगों की जागरूकता की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। संत कबीर नगर में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का दफ्तर में मसाज कराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जिस तरह से सरकारी दफ्तर में मसाज कराई जा रही है, उससे पूरे विभाग पर सवाल उठना लाजमी है। ये है यूपी के संत कबीर नगर जिले के ग्राम पंचायत सचिव साहब सेमरियावा ब्लॉक में तैनात हैं। नाम है अब्दुल लतीफ। लतीफ साहब पूरे ऐशो आराम से सरकारी दफ्तर में बैठकर अपना काम निपटा रहे हैं। लगता है ग्राम पंचायत सचिव दफ्तर में काम करते हुए थक गए, तभी तो शरीर को आराम देने के लिए ऑफिस को मसाज सेंटर बना डाला। जरा अब्दुल लतीफ साहब की हिमाकत तो देखिए, एक हाथ से काम कर रहे हैं, बाकी दूसरे हाथ की मालिश हो रही है। ग्राम पंचायत सचिव अपने कारिंदे से मसाज करवा रहे हैं, हाथ की जमकर मालिश हो रही है। साथ ही सामने बैठे शख्स से पेमेंट पर लंबी चौड़ी बातें भी कर रहे हैं। ये पेमेंट हम कर देंगे। जो आप बता रहे हैं। इस दौरान ग्राम पंचायत सचिव हाथों की एक उंगलियों की मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं। किसी नवाब की तरह बैठकर ऐशो आराम की मुद्रा में दिख रहे हैं। ग्राम पंचायत सचिव का मसाज कराते वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। वीडियो सामने आने के बाद विभाग के जिम्मेदार अधिकारी जांच कराकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं।